अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो ये स्पेशल लाइव सेशन है, इसमें हम पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से कुछ बात करेंगे। और उसमें ख़ास तौर पे हम ये भी देखेंगे कि जो अपोजिशन है उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या क्लेम किया जा रहा है, उसमें कितनी हकीकत है, और जो इमरान खान साहब की तरफ से बार बार ये सरप्राइजेज़ की बात की जा रही है कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ बिग सरप्राइज़ टुमारो, तो वो सरप्राइज़ पॉसिबल सरप्राइजेज़ क्या हो सकते हैं, और क्या वो सारे के सारे सरप्राइज जो हैं उनके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि वो कल ही आए, या उनमें से कोई सरप्राइज जो है वो अभी तक सामने आ चुके हैं, और क्या क्या उसके बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉसिबिलिटीज़ में आती हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम है कि जनाब 25 मार्च को जो जलसा रखा गया था, नेशनल असम्बली का एक इजलास कॉल किया गया था, अपोजिशन की रिक्वेस्ट पर ही कॉल किया गया था, उसको मुलतवी कर दिया गया। अब उसके हवाले से आपको इतना ज़्यादा कोई एतराज़ नज़र नहीं आएगा, या इस तरह की चीज़ किसी ने क्लेम नहीं की है कि जनाब इसको नहीं मुलतवी होना चाहिए था, क्योंकि ये एक कस्टमरी चीज़ है। यानी ये जो नेशनल असम्बली की रिवायात हैं उनके मुताबिक है कि जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी एक पार्लियामेंटेरियन की भी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो पहला इजलास बुलाया जाता है, उस इजलास में एजेंडाज को डिस्कस नहीं किया जाता। उसमें जो उनकी एक आप कह लें कि हुर्मत का तकाजा है, या वो एक चीज़ है जो चलती आ रही है, वो ये होती है कि उनके लिए फातिहा खानी की जाती है और उसके बाद इजलास को मुलतवी कर दिया जाता है। एजेंडाज जो हैं वो उससे आगे जो भी इजलास होना होता है उसमें डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन एक मज़े की बात हमने 25 मार्च वाले जलसे में देखी, और वो ये थी कि अपोजिशन की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा था कि जनाब हमारी जो है वो 161 मेंबर्स जो है वो होंगे। लेकिन आपने इजलास में ये देखा कि 161 जो क्लेम किया जा रहा था उसके बजाय 152 मेंबर्स जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से इजलास में पेश हुए। यानी अगर आप ये कहें कि 25 को इजलास हो भी जाता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात नहीं है कि जनाब आपने इजलास नहीं करना, वो इजलास बुलाया भी जा सकता था। एजेंडा में जो है वो ये चीज़ शामिल थी, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इस पे डिस्कशन पॉसिबल थी और ये हो सकती थी। लेकिन अगर ये हो जाती तो आपको मालूम है कि अपोजिशन के जो अपने नंबर्स हैं, इवन दे आर क्लेमिंग दैट वी हैव मोर देन 172, लेकिन उनके अपने जो नंबर्स हैं वो भी पूरे नहीं थे, और 161 की जगह 152 मेंबर्स जो हैं दे वर प्रेजेंट एट दैट सेशन। लेकिन बहरहाल वो मुलतवी हो गया। और उसके हवाले से एक और जो अहम बात उसमें की गई, गवर्नमेंट की तरफ से एक बिल पेश किया गया है जो साउथ पंजाब प्रोविंस को एस्टेब्लिश करने का बिल है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं समझता हूँ कि ये जो सरप्राइज की बात की जा रही थी, उन सरप्राइजेस में से ये एक सरप्राइज है, खास तौर पे पीएमएलएन के लिए। क्योंकि पीएमएलएन ने हमेशा जो सियासत की है, पीएमएलएन के अलावा भी वैसे हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज ने सियासत की है, वो इस बेस पे की है कि पंजाब का जो प्रोविंस है वो पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस है, लिहाजा पंजाब को फोकस रखा जाए। और ये एक बात तय है कि जो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने पंजाब में मेजोरिटी हासिल कर ली, सेंटर में उन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि बाकी प्रोविंसेस आपके नेग्लेक्ट हो जाते हैं। देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी इज द बेसिक एक्टिविटी ना। तो जहां पे आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो कामयाब हो रही हैं, तो बाकी प्रोविंसेस की तो आपको जरूरत ही नहीं है। सच आपको सिंध से सीटें लेने की जरूरत नहीं है, केपी से नहीं है, बलोचिस्तान से नहीं है, और ये इस मुल्क में पिछले 30-40 साल से आप देख रहे हैं कि होता आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात होती है वो क्या होती है कि जो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल डिवीजन होती है, जो हम नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, उसके जरिए से जो फाइनेंसेस दिए जाते हैं वो भी पॉपुलेशन की बेस पे। लिहाजा जब पंजाब को एज अ होल प्रोविंस देखा जाएगा, तो उनको जाहिर है कि रिसोर्सेज भी ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ से आप पॉलिटिकल जो है वो सीट्स भी ज़्यादा गेन कर सकेंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें मिल मिला के उस करप्ट सिस्टम की बुनियाद हैं जो आज हमें नज़र आ रहा है। अब जब आप इसको प्रोविंस बना देते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, और साउथ पंजाब प्रोविंस, जो कि साउथ पंजाब के लोगों की एक बहुत पुरानी ख्वाहिश है, ये आज की नहीं है। आपको पता है कि सराइकी सूबा के हवाले से बात चली थी, इसी तरह साउथ पंजाब के लोगों तक प्रॉपर जो रिसोर्सेज की डिवीजन है वो नहीं। अभी भी ऐसा होता है कि जो पंजाब का टोटल बजट है उसका जो है वो ऑलमोस्ट 40 to 50% तो लाहौर में ही खर्च हो जाता है, या सेंट्रल पंजाब में खर्च होता है। तो साउथ पंजाब के जो लोग हैं उन तक वो रिसोर्सेज प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाते, और इसकी वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ही प्रॉपर नहीं है। अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की एग्जांपल लेते हैं, तो आप देखें कि इंडिपेंडेंस के बाद से वहां पे कितनी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हुई है, कितने प्रोविंसेस बनाए गए हैं, किस तरह से चीजों को दिया गया, स्टेट्स की किस तरह से डिवीजन हुई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिसोर्सेज पहुंचे। इसका मकसद तो ये होता है ना
अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आप अगर साउथ पंजाब प्रोविंस बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहली बात क्या है कि साउथ पंजाब की जो अभी प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसमें 56 सीटें हैं। सो नेशनल असेंबली की जो 56 वैकेंसीज है वो तो आपकी सारी की सारी हो जाएंगी साउथ पंजाब से। फिर साउथ पंजाब का अपना अलग एक सीएम है जिसका काम सिर्फ साउथ पंजाब को देखना है। फिर साउथ पंजाब की अपनी हाई कोर्ट होगी, मुल्तान में उसको बेस किया जाएगा या जहां पे भी किया जाएगा। तो साउथ पंजाब के जो जुडिशियल मैटर्स हैं वो सारे के सारे नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब से अलग डील किए जाएंगे। साउथ पंजाब को नेशनल फाइनेंस कमीशन में अलग हिस्सा दिया जाएगा। और साउथ पंजाब का पुलिस का जो निज़ाम है उनका अपना आईजी होगा। यानी इस वक्त जो लाहौर में आपका आईजी बैठता है पंजाब का, जिसका शाजो नादिर ही कोई हमने सुना कि कभी साउथ पंजाब विजिट भी किया हो, तो साउथ पंजाब का अपना आपका पुलिस का निज़ाम होगा। साउथ पंजाब की अपनी जो है वो आपकी एक से होगी, एक अपनी रिप्रेजेंटेशन होगी। और वो जितने देखिए पॉलिटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है या डेमोक्रेसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जाए। और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन उस वक्त होती है जब रिसोर्सेज आवाम तक, निचले तबके तक पहुंचते हैं, और वो इसी जरिए से पहुंचते हैं जब डिवीजन प्रॉपर हो। आप अगर एक ही सूबे को देखें, ये जो वन यूनिट पॉलिसी है वो फेल किस वजह से हो गई थी? वन यूनिट पॉलिसी इस वजह से फेल हो गई थी कि रिसोर्सेज जहां तक पहुंचने चाहिए प्रॉपर तरीके से लोगों तक, वो उनकी रसाई नहीं थी। सो जनाब, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है और ये बहुत अच्छी खबर है। और अगर इस पे इम्प्लीमेंट होता है, मंडे को ये भी, इस पर भी बात होनी है कमिंग मंडे, और अगर ये किसी ना किसी तरीके से मंजूर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी पब्लिक की जो है वो बहुत बड़ी जीत होगी। और ये सिर्फ पंजाब की नहीं, साउथ पंजाब की और उन प्रोविंसेस की, यानी सिंध की, बलोचिस्तान की, केपी की, जिन्हें नेग्लेक्ट किया जाता रहा है नोइंगली या अननोइंगली, ये उनके लिए एक फतह का प्याम है कि इस तरीके से रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइजेशन इंश्योर की जा सकती है। अब हम आते हैं इस चीज की तरफ कि जो इमरान खान साहब सरप्राइज 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 की बात कर रहे हैं, वो सरप्राइज क्या हो सकता है? देखिए जी, एक तो सबसे पहली बात ये है, और ये वाकई ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, कि इमरान खान साहब रिजाइन कर दें। ये मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। बहुत से लोग जो हैं वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते, और पीटीआई के अपने लोग भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, अवाम भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रही, मीडिया भी ये कभी एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती। और इसके अलावा जब आप देखेंगे जो अपने पोजीशन के लोग हैं उनकी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, एलाइज की भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। यानी कोई भी जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब रिजाइन कर देंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि अगर ये होता है तो तीन पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस करनी है कि कौन कौन से सरप्राइज हो सकते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मिसाल के तौर पे ये होता है और इमरान खान साहब रिजाइन करते हैं, तो दैट वुड नॉट बी बिकॉज ही इज एस्केपिंग फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग। इस रिजाइन का जो मतलब है वो ये होगा कि हुकूमत इनके इख्तियार में आ गई, अपोजिशन के पास, कि अब आप बनाएं कि आपने हुकूमत कैसे बनानी है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनका कोई नजरिया नहीं है, ये किसी एक चीज पर एक नहीं हो सकते। ये हमेशा जो है इनके दरमियान आपस की जो जंग है वो भी आपको पता ही है कि आपके सामने है किस तरह है। पीपल्स पार्टी नून लीग से खौफजदा है, नून लीग पीपल्स पार्टी से खौफजदा है, मौलाना इन दोनों से खौफजदा है। तो कोई इनको नहीं पता कि अगर ऐसा होता है और हमें गवर्नमेंट बनाने का मौका मिल जाता है तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी। आप किसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, आप किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, आप किसको फॉरेन इंटीरियर मिनिस्टर बनाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी आप किसके हवाले करेंगे, खास तौर पे इस वक्त जो चैलेंजेस पाकिस्तान फेस कर रहे हैं उनको देखते हुए। सो देर आर नो ऑप्शंस। अगर खान साहब ने इस्तीफा दे दिया तो वो इस वाकई ही इनके लिए एक ऐसी अनफोर्सीन चीज होगी जिसको ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और ये उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके टेन्योर को अगर आप देखें तो 1.5 साल का टोटल अरसा ये रह गया है, जिसके बाद 2023 में इलेक्शन ड्यू है। ठीक है जी। अब आप अगर सिर्फ इस सिचुएशन को देखते हैं तो इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इस वक्त जो इस कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन है वो सबको पता है कि उसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता। यानी इस वक्त पाकिस्तान में जो भी आपने कर्जे वगैरह लिए थे वो भी आपने वापस करने हैं, जो इंटरेस्ट है वो तो आपने देना ही देना है। वो सारा प्रेशर जो इमरान खान के ऊपर है वो इन लोगों को पता है कि कितना है, एंड दे नो दैट दे आर नॉट एबल टू बियर दैट। वो इतना आसान नहीं है कि आप उसमें से रास्ता निकाल सकें। आईएमएफ के ऊपर से जो चीजें हैं वो भी आपके सामने है, फेटफ में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है, ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ पाकिस्तान का जाने का खतरा। सो ये जो इस वक्त की इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये अगले 1.5 साल में इसको हैंडल करना दैट इज नॉट एन ईजी जॉब। और जो भी इसको करने की कोशिश करेगा वो बजाते खुद बदनाम होंगे।
दूसरी बात है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक रीशेपिंग फेज से गुजर रही है। यानी आप ये देखें कि एक पूरे के पूरे ब्लॉक को छोड़ के, वेस्टर्न ब्लॉक को छोड़ के आप ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, और आप जो है वो इस्लामिक कंट्रीज का एक प्लेटफॉर्म, जो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है इस्लामाबाद डिक्लेरेशन में आपने देखा, वो एक मरकजी किरदार जो है, लीडरशिप रोल, वो पाकिस्तान को ऑलरेडी मिल चुका है। फिर आप अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह के जंग के दौरान रशिया का विजिट कर चुके हैं। लिहाजा ये जितनी भी चीजें हैं ये है फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, और मेरी नज़र में अपोजिशन के पास कोई ऐसा बंदा नहीं है कि आप उसको एक ये इतना इंपॉर्टेंट काम जो है वो सौंपे कि वो इस सूरत में फॉरेन पॉलिसी को संभाले। अगर इमरान खान साहब ने इस्तीफा दे दिया तो ये उनका वाकई इतना बड़ा सरप्राइज होगा कि जो अपोजिशन को एक दफा हिला के रख देगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट में आने के बाद इस गवर्नमेंट को संभालना उनके पास की बात नहीं है। पॉलिटिकली वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, ठीक है जी, वो सीट देते हुए भी डरते हैं। जो कुछ हुआ यूसुफ रजा गिलानी के मामले में सेनेट की सीट में, वो आप सबने देख लिया। वो बिल्कुल एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, सिर्फ इमरान को हटाने के लिए उनकी ये सारी जंग है। लेकिन जब इमरान खान हट जाए, वाकई वो खुद ही इस्तीफा दे दे, तो फिर आपके पास सिचुएशन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो एक तो ये सरप्राइज हो सकता है। दूसरा सरप्राइज जो मेरे ख्याल के मुताबिक, और उस पर खैर बहुत सारे एंकर्स बात भी कर रहे हैं, आपने इधर उधर मीडिया में सुना होगा, वो चौधरी निसार अली खान है। चौधरी निसार अली खान के अपने क्लेम के मुताबिक जो उनके पास MNAs की तादाद है, दैट इज मोर देन 20। तो मोर देन 20 MNAs अगर वाकई ही चौधरी निसार अली खान के पास है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। वो गेम चेंजर इस तरह से हो सकता है कि वो खुद, आपको पता है नेशनल असेंबली की सीट तो है नहीं उनके पास, प्रोविंशियल असेंबली की सीट है, एंड ही कैन बी द प्रोविंशियल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वो हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ऐसा इंसान है नहीं जो पहले कोई बात तय करे। मतलब वो ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं होते, और वो कोई चीज पहले से तय नहीं करते कि आप मेरा साथ दें तो मैं आपको ये दूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन अगर वाकई साउथ पंजाब बन जाता है तो फिर आपके पास ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप बुजदार को भी बरकरार रख सकते हैं, जो पता नहीं क्यों एक जिद है आपकी जो है, और जो आपका बाकी पंजाब का हिस्सा बनता है वो आप अपनी मर्जी का कोई चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा सरप्राइज हो सकता है जो चौधरी निसार अली खान कल अगर वहां पे आते हैं तो वो अनाउंस कर सकते हैं। तीसरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करूं, जो मैंने पहले भी अपना यूट्यूब पे जो हमारा वीलॉग था रशिया यूक्रेन के हवाले से, उसमें भी मैंने उसका इशारा दिया था। वो तीसरा जो फैक्टर है वो ये सरप्राइज हो सकता है कि इमरान खान साहब ने अगर रशिया से एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से कोई पैकेज सिक्योर किया है ऑयल एंड गैस का, तो ये ऑयल एंड गैस का जो पैकेज है ये इस काबिल है कि आपकी पेट्रोल और गैस की जो प्राइसेस हैं इनको मोर देन 70% तक डाउन कर सकता है। और इस वक्त अगर आप देखें कि इमरान खान साहब से कोई मसला है किसी को, अवाम नास के हवाले से देख लें या अपोजिशन के हवाले से देख लें, तो वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। इमरान पे किसी को ये एतराज नहीं है, इमरान खान पे, कि इनके ऑफशोर अकाउंट्स हैं, या ये बंदा करप्ट है, या ये अपनी फेम के लिए गवर्नमेंट कर रहा है, या इसके कोई अपने मजमूम मकासद है। एवरीबॉडी नोज दैट दैट इज नॉट द केस। सो इमरान खान साहब से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ ये है कि जी महंगाई है, और वो जो महंगाई है वो आपकी एनर्जी रिसोर्सेज की डील सिक्योर होने से कंट्रोल हो सकती है। रशिया को इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो एक पोटेंशियल मार्केट है, जहां पे अपने ऑयल एंड गैस उसका सबसे बड़ा रिसोर्स है, उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। यूरोप आपको पता है कि सैंक्शंस लगाता जा रहा है रशिया पे। नॉर्थ स्ट्रीम 2 का प्रोजेक्ट जो जर्मनी के साथ था वो कैंसिल हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, तो ये रशिया के लिए पॉसिबिलिटी यूरोप नहीं है। इसका मतलब है कि ईस्टर्न कंट्रीज आर अ पॉसिबिलिटी, एंड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान आर इन अ डायर नीड टू परचेज दैट। हमारे जैसे जो मुल्क है, खास तौर पे पाकिस्तान, हम इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई की बेस, ये एनर्जी रिसोर्सेज की कीमतें हैं, जो पूरी दुनिया में आपको पता है कि उनकी क्या सूरत हाल है। सो अगर हम एक ऐसी डील सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं तो दैट वुड बी अ ग्रेट सरप्राइज कि एकदम से आपकी सारी कीमतें जो है वो नीचे आ जाएंगी। तो ये जनाब आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो कल अब एक बहुत बड़ा जलसा इस्लामाबाद में होने जा रहा है, एंड मैक्सिमम पीपल आर गोइंग टू बी देयर, बहुत बहुत मैसिव लेवल पे ये चीज होने जा रही है। और उसमें जो भी सरप्राइज दिया जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से, हम वो ये चाहते हैं हम कि ये जनाब अवाम उन्नास के फायदे में हो। देखिए सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें जिस चीज को इस वक्त देखना है वो ये है कि इस मुल्क का फायदा किस चीज में है, और वो स्टेप्स जिन पे हम इस वक्त शुरुआत कर चुके हैं। यानी आपका पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हो चुका है इस सिस्टम का इन 3 सालों में। इमरान खान साहब ने करप्शन की जो बुनियादें हैं उनको खत्म करने के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, जिस तरह से उन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी को कामयाब किया, और जिस तरह से उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी को बढ़ाया है। ये जो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट फैसला एक हुआ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, करारदाद का पास होना, ये छोटी बात नहीं है।
इस्लामोफोबिया वो चीज़ है जिसको वेस्टर्न कंट्रीज में रहने वाले मुसलमान जानते हैं कि वो किस तरह बियर कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोलना तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी की जरूरत थी। एक वक्त ऐसा था, अभी कुछ साल पहले की बात है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह की गुस्ताखियां की जाती थी कि खाके बनाए जाते थे और ड्रा मोहम्मद डे इसी मार्च में मनाया जाता था। हिस्ट्री चेक कीजिएगा गूगल पे कि मार्च के महीने में ड्रा मोहम्मद डे के नाम से इवेंट मनाया जाता था वेस्टर्न कंट्रीज में, जहां पे वो आके हर बंदा अपने जहन और खाके के लिहाज से खाका बनाता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और अब वही मार्च का महीना है जो आने वाले सालों में आप देखेंगे कि इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए मुकर्रर कर दिया गया। ये अचीवमेंट, और पाकिस्तान ने ही वो रेजोल्यूशन प्रपोज की और सारे इस्लामिक कंट्रीज को इकट्ठा किया और लेके गए। दैट इज अ बिग चेंज। और इस तरह की कई हैं जो एक वीलॉग इंशाल्लाह हम करेंगे जिसमें इमरान खान साहब की और पीटीआई की जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपको कभी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा, जो कभी आपको सोशल मीडिया पे भी बड़ा ढूंढने से मिलेंगे, वो सारे के सारे इंशाल्लाह यूट्यूब पे एक वीलॉग के जरिए से हम वाजे करेंगे। तो जनाब आज तक के लिए इतना ही है, और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला वो करे जो इस पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अल्लाह करे कल जो भी होने जा रहा है वो ये, एक तो ये है कि कोई बड़ा हादसा ना हो, दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन कैपिटल, और कैपिटल में इतने ज्यादा लोगों की गैदरिंग होना, उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो हमारी लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं दे आर वेरी स्ट्रांग, ठीक है, उनको पता है, दे कीप देयर आईज एंड ईयर्स ओपन, लिहाजा इसका खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा कोई अनफोर्सीन इवेंट जो है वो अनवांटेड ना हो जाए, और सेकेंडली कल जो भी फैसला होता है वो अवाम उन्नास के लिए बेहतर हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।